सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, आज LBS कॉलेज की ओर से मैं कविता तिवारी आप सभी 12th के स्टूडेंट्स का अभिवादन करती हूं और मैं बायोलॉजी के आप सभी छात्रों के लिए ओजोन परत, जो कि पिछले वर्षों में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में सामने आया है, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे। तो आज हम बात करते हैं ओजोन छिद्र की। कितने आश्चर्य की बात है यदि मैं कहूँ कि वातावरण में जो गैस है वो गैस में छेद हो गया। हमने सुना होगा कपड़े में छेद हो गया, ना कोई सॉलिड में छेद हमने पढ़ा है, सुना है, देखा है, पर यहाँ बात हो रही गैस में छेद की। तो ओजोन जो एक गैस के रूप में है उसमें छेद हो गया है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग सब जानते हैं कि सूर्य से प्राप्त होने वाले विकिरण कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से एक होता है दृश्य प्रकाश, विजुअल लाइट। दूसरा होता है अवरक्त प्रकाश, इंफ्रारेड। और तीसरा होता है पराबैंगनी, जो होता है यूवी, अल्ट्रावायलेट रेस। यूवी लिख देती हूँ मैं, है ना। तो दृश्य प्रकाश का क्या, ये इन तीनों में से कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है या कौन हानिकारक है? अगर हम इसकी बात करते हैं तो अवरक्त प्रकाश, सबसे पहले बात करते हैं दृश्य प्रकाश की। तो दृश्य प्रकाश का आपने पढ़ा होगा बैजानीहा, पीनाला या विबजौर। तो यह सूर्य से प्राप्त जो प्रकाश का क्रम है और इसके द्वारा ही हम दिन में अलग अलग प्रकार के रंगों को देखते हैं। जैसे रात में यदि हम आसमान को देखेंगे या नदी के पानी को देखेंगे तो हमको काला ही दिखाई देगा, पर जैसे ही दिन का उजाला रहेगा तो हमें आसमान भी नीला दिखाई देने लगेगा और नदी का पानी भी नीला दिखाई देने लगेगा। सूर्य उगते और डूबते समय हमको पीले लाल से रंग का दिखाई दे रहा है, दोपहर में पीले से रंग का दिखाई दे रहा है और प्रकृति के हम अन्य रंगों को भी देख पाते हैं। तो उसका कारण क्या है? दृश्य प्रकाश। इस प्रकार यह दृश्य प्रकाश, सूर्य का जो विकिरण है, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा अवरक्त प्रकाश, क्या इसके बारे में आप जानते हैं? अवरक्त प्रकाश क्या है? सूर्य से प्राप्त होने वाली गर्मी, और यह बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। जितने भी फसल का पकना है, बीजों से पौधे तैयार होना, फिर फसल का पकना, या प्रकृति के जितने भी चक्र चलते हैं, जल चक्र और विभिन्न प्रकार की गैसों के चक्र, प्रकृति के पूरे चक्र, यह सब किस पर डिपेंड करते हैं? अवरक्त प्रकाश पर। अवरक्त प्रकाश यानी सूर्य अवरक्त प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। और कृत्रिम स्रोत तो अपने बहुत सारे हैं, जैसे रूम हीटर होते हैं, या फिर कोई भी पदार्थ अगर गैस के ऊपर कोई बर्तन रखा हुआ है और वो गर्म है, उसके पास हम जाते हैं तो वो जो ऊष्मा का हमको अनुभव होता है वह अवरक्त प्रकाश ही है। पर प्राकृतिक रूप से सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य है। और इसके द्वारा ही समस्त प्रकृति के चक्र चलते हैं और हमारे कपड़े सूखना और भी इसी प्रकार अनाज को सुखाना, यह सब इसके ही उपयोग के द्वारा होता है। अतः सूर्य का अवरक्त प्रकाश बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब तीसरी बात आती है यूवी यानी पराबैंगनी। तो यह पराबैंगनी, या जैसे आपने रेडियो एक्टिव पदार्थ पढ़े होंगे जो अल्फा, बीटा, गामा होते हैं। तो यदि कल्पना करिए आपके ऊपर टार्च का प्रकाश यदि कोई डालता है तो आपकी स्किन को कोई हानि नहीं होगी, परंतु यदि अल्फा, बीटा और गामा या जो एक्सरे आपने सुना होगा, तो इन सब में से किसी को अगर हमारे शरीर पर डाला जाता है तो ये दोनों में, मतलब टार्च के लाइट में इसमें कितना अंतर है। ये हमारी चमड़ी और अंदर मांसपेशियों को भेद देती हैं और इस प्रकार वहाँ की कोशिकाओं का क्षरण करती हैं कि नया जन्म ही नहीं हो पाता है, जो कि कैंसर का कारक होता है। तो इस प्रकार ये हानिकारक होती है। अब ये अधिक मात्रा में यदि हमारी पृथ्वी पर आती हैं तो सोचिए कितनी हानि होगी। तो यह यूवी रेज जो है यह हानिकारक है, बाकी ये दो जो प्रकाश है अवरक्त और दृश्य, यह लाभदायक है। अब बात करते हैं वायुमंडल की मुख्य गैस के। तो वायुमंडल में मुख्यतः बहुत सारी गैसें, जल के बिंदु मतलब वाष्पकण, धूल वगैरह पाई जाती है। पर यदि हम वायुमंडल की स्टडी करते हैं तो मुख्य रूप से जो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसमें सबसे अधिक परसेंटेज कौन सी गैस का होगा? तो आप क्या कहेंगे? 78 पॉइंट के करीब पाई जाती है कौन सी गैस? नाइट्रोजन।
सेकंड नंबर पर कौन सी आती है? 21% पाई जाने वाली कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। और एक कोई गैस ऐसी है जो अक्रिय होती है, यह भी ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो कौन सी है? वो गैस का नाम है आर्गन और उसका परसेंटेज है 0.93। एंड चौथी कौन सी गैस है जो हानिकारक है? तो है CO2 और इसका परसेंटेज है 0.03। परसेंट अभी कम दिखाई दे रहा, पर सबसे ज़्यादा परेशानी वाली यही गैस होती है। तो इस प्रकार ये वायुमंडल की मुख्य गैसें हो गई हैं। आगे आते विभिन्न प्रकार के मंडल, ये तो आपने बचपन में पढ़े होंगे, तो इनको फटाफट बताती ही रहती हूँ, पूछ लेती हूँ आपसे। एक पहला मंडल है जो पृथ्वी के सबसे निकट होता है, वो कौन सा होगा? क्षोभ मंडल। यह कहाँ से कहाँ तक होता है? इसकी जो लेंथ होती है वो ध्रुवों और विषुवत रेखा पर अलग अलग होती है। ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर ऊंचा है और विषुवत रेखा पर ये 18 किलोमीटर तक है। अब ये क्षोभ मंडल का क्या काम है? तो यहाँ पर समस्त भारी गैसें और ग्रीन हाउस गैसें पाई जाती है। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन। ये ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में जानी जाएंगी। इसके अलावा ये क्षोभ मंडल में और क्या क्या काम होते हैं? तो क्षोभ मंडल में जो मौसम का परिवर्तन होता है, वर्षा होना, कोहरा छाना, बिजली चमकना, बादल का गरजना, यह सारी क्रियाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। अब दूसरा है समताप मंडल। यह समताप मंडल की लेंथ कितनी होगी? 18 से 50 किलोमीटर और इसमें ओजोन पाई जाती है। तो जो ओजोन रहती है, ओजोन गैस, वो दो जगह पाई जाती है। कौन सी? समताप मंडल में ये 90% के करीब पाई जाती है और क्षोभ मंडल में 10% पाई जाती है। तो जो समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है वह पॉजिटिव है, सकारात्मक है, वह हमारी सुरक्षा करती है सूर्य के यूवी रेस से। परंतु जो क्षोभ मंडल में 10% ओजोन का पाया जाता है वो किस रूप में पाया जाता है? ओजोन में ग्रीन हाउस गैस के रूप में, यानी ये हानिकारक होती है, ये हानिकारक होती है। परंतु समताप मंडल में पाई जाने वाली जो ओजोन लेयर है वह लाभदायक होती है और यह 15 से 35 किलोमीटर तक सबसे अधिक सघन यानी घने रूप में पाई जाती है। अब तीसरा मंडल है मध्य मंडल, मीसोस्फीयर, और यह होता है 50 से 80 किलोमीटर लेंथ तक। तो यहाँ की विशेषता क्या है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है सबसे कम होता है, यानी -100 सेल्सियस। और दूसरा यहाँ क्या बात होती है? यहाँ पर उल्कापात होता है। उल्कापात अर्थ हम लोग बोलते तारा टूटना, तारा तो गैसीय अवस्था में होता है, पर उल्कापात यानी वहाँ से अंतरिक्ष के पिंड जो यहाँ आते हैं और यहाँ जल जाते हैं, जिसे हम उल्कापात कहते हैं और सामान्य भाषा में कई लोग इसको तारा टूटना भी कह देते हैं। अगला है आयन मंडल। नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर जो वातावरण है वो आयनिक होता है। तो ये आयनिक क्यों होता है? क्योंकि यह यूवी रेस के कारण, सूर्य की यूवी रेस के कारण यहाँ पाई जाने वाली गैसें आयनिक फॉर्म में आ जाती है। तो इसका क्या महत्व है? तो इसका महत्व ये है कि यहाँ से रेडियो तरंगे उत्पन्न होती है और ये रेडियो तरंगे पृथ्वी से वापस वहाँ जाती है ना। इसका काम क्या होगा? रेडियो संचार के लिए। संचार साधन कहाँ से होता है? हमारे आयन मंडल से। अगला है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल जो है यह एक और मीसो मंडल में जो ये उल्कापात होता है, इसके अलावा ये जो समताप मंडल है, समताप मंडल में ओजोन लेयर के अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बताना भूल गई थी, और वो है वायुयान के लिए आदर्श है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर और कुछ नहीं होता, गैसें नहीं होती। ये मौसम वाली जो क्षोभ मंडल में जो होती है, वैसे कोई मौसम से संबंधित कोई बातें ना होने के कारण यहाँ मौसम साफ रहता है, इसलिए यह वायुयान के चलाने के लिए आदर्श होती है। अगला है अंतिम है बाह्य मंडल। यह 40 किलोमीटर से ऊपर का हिस्सा होता है और यहाँ पर हल्की गैसें होती है, विशेषकर हाइड्रोजन और हीलियम। और इसके बाद ये सैटेलाइट के लिए, यहाँ पर सैटेलाइट की स्थापना की जाती है। इस प्रकार ये सारे मंडल हो गए। इनको एक बार आपने रिवाइज कर लिया, इसको याद कर लीजिए, इससे रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। अब हम देखते हैं ये जो ओजोन परत है, तो ये ओजोन परत का महत्व आपको पता है। ओजोन परत क्यों आवश्यक है? तो ये ओजोन परत या समताप मंडल में नीले से कलर की, लाइट ब्लू कलर की दिखाई देती है। तो ये यूवी रेस से रक्षा करती है।
ये यूवी रेज से हमारी रक्षा करती है। मतलब जैसे कि अभी आपको मालूम ही है रेडियो एक्टिव रेज होती हैं और ये बहुत अधिक हानिकारक होती हैं, इसलिए इनसे रक्षा होना ज़रूरी है। तो ये हमारे लिए, इसको कहा जाता है पृथ्वी की छतरी भी कहा जाता है। और आप जैसे जानते हैं सौर मंडल में अन्य ग्रहों की अपेक्षा केवल पृथ्वी ऐसी है जहाँ पर जीवन है, तो उसमें मुख्य कारण है यहाँ पर जलवायु होना, पानी होना, ऑक्सीजन होना, और मुख्य बात यह है ओजोन लेयर का होना। तो ये ओजोन लेयर हमारी रक्षा करती है, इसलिए इसका महत्व है। अब ये किस प्रकार करती है इसके बारे में आप जानते हैं कि जहाँ ये सघन रहती है वह यूवी रेस को पृथ्वी तक नहीं आने देती। इसके लिए एक स्पेक्ट्रम बनाया गया। तो जब देखा गया कि कुछ जगह पर ब्लैक यानी काला रंग दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ ये है कि ये काला पोर्शन क्या है, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, यानी जो यहाँ आना चाहिए उसे रोक लिया। तो बाद में पता चला कि ये ओजोन लेयर के द्वारा अल्ट्रावायलेट रेस को रोक लिया गया। तो इस प्रकार ओजोन लेयर जो है वह रक्षा कवच का कार्य करती है। अब बात आ रही है कि 1980 में पहली बार पता चला कि इसमें क्षरण हो रहा है। तो ये क्षरण क्या है? क्षरण यानी इसका लॉस हो रहा, हानि हो रही है। तो ये हो रहा है मानव निर्मित CFCs, आपको इसका फुल फॉर्म मालूम होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और N2O ये सब जिम्मेदार है किसके लिए? ओजोन परत को नष्ट करने के लिए। तो कैसा होता है देखिए, ये मैंने एक उदाहरण दिया है, CF2Cl2, यह क्षरित होता है मतलब टूटता है। तो ये किसमें टूट गया? CF2Cl + Cl, ये नवजात क्लोरीन कहलाती है। और ये क्लोरीन जो है इसका एक परमाणु, यानी क्लोरीन का एक CFC के क्लोरीन का एक परमाणु 1 लाख के करीब ओजोन अणुओं को इस प्रकार नष्ट करता है कि फिर वह ओजोन का फॉर्म ले नहीं पाते। तो जितने एरिया में ये ओजोन की नष्ट होगा यानी CFC गया, तो उतने एरिया में ओजोन नहीं होगा। तो वही कहा जाता है कि ओजोन की परत में छेद हो गया, यानी वहाँ पर ऑक्सीजन है बट ओजोन नहीं है। और यूवी रेस को रोकने का कार्य कौन करता है? ओजोन करती है। तो ओजोन की अनुपस्थिति यानी वहाँ पर छेद माना गया। तो क्या होता है, ये क्लोरीन ओजोन से क्रिया करता है और ClO बनाकर और ऑक्सीजन का एटम अणु बना देता है। ये फिर ये जो ClO है पुनः वह जो ऑक्सीजन यानी ओजोन का अणु टूटा O2 और O में, तो इस O से क्रिया करके उसको O2 में कन्वर्ट कर देता है और खुद क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर ये जो क्लोरीन बनी या फिर वही कार्य करती जो अभी पहले किया। तो इस प्रकार यह तीव्रता से हमारे ओजोन लेयर का क्षरण करती है। आप बताइए क्षरण होने से क्या हानि हो रही है? यानी पृथ्वी पर यूवी रेज आती हैं तो इससे क्या हानि हो रही है? तो इससे हानि हो रही केवल मनुष्य को नहीं, पूरी प्रकृति को इसका कष्ट भोगना पड़ रहा है। कौन कौन सा? मनुष्यों में चर्म रोग हो रहा है, कैंसर हो रहा है और रेटिना अपारदर्शी होने के कारण अंधापन बढ़ रहा है। इसके अलावा पूरे मौसम चक्र बदल रहे हैं, जलीय जीवों को हानि हो रही, विशेषकर मछलियों को बहुत अधिक हानि हो रही है। और साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण कुपोषित हो रहा है। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो भोजन का निर्माण नहीं होगा, तो यह बहुत ही हानिकारक है। तो इसके लिए और माना जा रहा है कि अंटार्कटिका में सबसे पहले देखा गया ये छेद, और जहाँ पर ओजोन की लेयर की मोटाई केवल 33% रह गई है। और साथ ही अब तिब्बत में भी क्षरण शुरू हो गया है। अब इसके लिए जिम्मेदारी CFC कहाँ से उत्पन्न होती है? मानव निर्मित, जैसे मैंने आपको कहा और आप लोग भी जानते हैं। तो यह जो CFC है यह होती है, इसका उपयोग किया जाता है शीतलक यानी प्रशीतक के रूप में, ऐसे यंत्र जहाँ जिनसे ठंडाई प्राप्त होती है। कौन सी है? फ्रिज है, सभी लोगों के घर में होगा। AC अधिकांश लोगों के पास होगा। तो फ्रिज और AC तथा साथ ही फोम बनाने के कारखाने, इनसे ये CFC रिलीज होती है जो कि हमारे वायुमंडल में हानि पहुंचाती है। अब CFC का कोई विकल्प होना चाहिए, तो CFC का विकल्प माना गया है HCFC यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर इसका उपयोग किया जाए तो यह ओजोन के क्षरण को रोकता है और होने नहीं देता। अब अंत में एक और बात महत्वपूर्ण है, वह यह है कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यह भी एक ऑप्शनल क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। तो यह है 16 सितंबर। और दूसरा ये ओजोन के नापने की इकाई है तो उसको बोला जाता है डॉप्सन।
क्यों बोला जाता है? क्योंकि GMB डॉप्सन जो ब्रिटेन के थे, उनकी टीम ने इसकी सारी जानकारी दी थी, इसलिए उनके ही सम्मान में ओजोन को नापने की इकाई डॉप्सन रखी गई है। इस प्रकार मैंने आपको ये ओजोन के बारे में इतनी जानकारी दी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। एक बार फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन या इसका फुल फॉर्म आ सकता है वैकल्पिक रूप में। ये जो है संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर आप याद रखिए। इसको नापने की इकाई डॉप्सन इकाई है, इसे आप याद रखिए। और इसके अलावा क्षरण से होने वाली हानियाँ, तो ये और अंटार्कटिका में इसके कितना प्रतिशत रह गया है, तिब्बत में क्षरण शुरू हो गया, इसकी जानकारी, और CFC कहाँ से उत्पन्न होता है, तो ये सारी जानकारी। इसका विकल्प HCFC, इसे आप याद रखेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह समझ आया होगा और आने वाली एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से तैयारी करिए और फिर आगे हम ऐसा ही कुछ बताते रहेंगे। आगे जब तक हम बताते हैं तब के लिए धन्यवाद।